आज सर जेपी मूवमेंट का 50वां साल है और खुद आप उसका एक हिस्सा रहे हैं, अहम हिस्सा रहे हैं। आप जेपी से प्रभावित भी रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के जितनी बातें उनके मन में थी, उन्होंने जो विरोध किया, उससे आप खुद को कितना कोरिलेट करते हैं सर? देखिए, जेपी आंदोलन तो ये बाद में हुआ। पहले बिहार के छात्रों ने अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन आरंभ किया। 18 मार्च 1974 को उन्होंने बिहार विधानसभा के घेराव का ऐलान किया। उसके पहले 2 महीने से तैयारी चल रही थी। घेराव हुआ, बड़ी संख्या में छात्र जुटे, विधानसभा परिसर में घुस गए, गोलियां चली। उस समय प्रदीप और सर्चलाइट अखबार निकलता था, उसके कार्यालय में आग लग गई। जब गोली चले, हिंसा हुई, आगजनी हुई, तो व्यापक पैमाने पर दमन हुआ। जो छात्र नेता थे उनके समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। तो सभी गए जेपी के यहाँ और कहा कि आप आंदोलन की कमान संभालिए, हम लोग आपके नेतृत्व में चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरा हो। अब जेपी ने ये कहा कि भाई मैं आंदोलन की कमान संभालूंगा तो मैं पूरा कमांडर रहूंगा और बिल्कुल अहिंसक आंदोलन होगा। इसको आप स्वीकार करते हैं तब तो मैं ज़रूर आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। सभी ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद 8 अप्रैल को एक मौन जुलूस निकला, मुंह पर पट्टी बांधकर, जिसमें कोई नारा नहीं लगा, केवल तख्तियाँ थी और लोग पट्टी बांधे हुए थे। वह बहुत सफल हुआ। उसके बाद इसी आंदोलन में कई कार्यक्रमों के बाद 5 जून 1974 को जयप्रकाश जी ने एक रैली बुलाई, बड़ी रैली गांधी मैदान में हुई, जुलूस निकला। एक फुलेना राय थे कांग्रेस के विधायक, उनके घर से गोली चल गई जुलूस पर। सभी शांत रहे और खचाखच पूरा मैदान भरा हुआ था। गांधी मैदान छोटा पड़ गया था भीड़ के सामने। उसमें जयप्रकाश जी ने घोषणा किया कि हमारे आंदोलन का लक्ष्य संपूर्ण क्रांति है और संपूर्ण क्रांति तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। और उसी दिन उस सभा में जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि दी गई। तब से यह आंदोलन संपूर्ण क्रांति का आंदोलन बन गया था। छात्रों की मांगों में 4 मांगें प्रमुख थी। एक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का खात्मा ये था, और एक था शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन। तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा नीति में परिवर्तन, ये 4 मांगें थीं। उसके बाद कई दर्जनों मांगें थी, हॉस्टल की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, ये सब मांगें थीं। तो जेपी ने जब इसको संपूर्ण क्रांति आंदोलन बनाया तब भी भ्रष्टाचार पहला मुद्दा था, उसके बाद महंगाई और उसके बाद बेरोजगारी और शिक्षा नीति में परिवर्तन। मार्के की बात है कि 74 में देश को आज़ाद हुए मात्र 27 साल हुए थे, और जब देश गणतांत्रिक देश घोषित हुआ, संविधान घोषित हुआ, तो मात्र 24 साल हुए थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पहली पीढ़ी भी उस समय काफ़ी लोग जिंदा थे उसके। तो ये छात्र आंदोलन धीरे धीरे ये जन आंदोलन बन गया। छात्र संघर्ष समितियाँ बनी, जन संघर्ष समितियाँ बनी, और 2, 3, 4 अक्टूबर को जेपी ने पूरे बिहार बंद का आह्वान किया, पूरी तरह सफल रहा। ये सब होते हवाते बाद में लगा श्रीमती इंदिरा गांधी को कि आंदोलन नियंत्रित नहीं होगा, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया देश पर। तो मोटा मोटी जो छात्रों का आंदोलन था, जिसमें भ्रष्टाचार पहला मुद्दा था, वह संपूर्ण क्रांति का आंदोलन होते होते इमरजेंसी तक पहुंच गया। उसके बाद लंबी कहानी है इसकी। इमरजेंसी के बाद 1 साल संसद की अवधि बढ़ा दी गई। उसी समय संविधान के का जो मूल ढांचा है उसमें 2 संशोधन हुए। सेकुलरिज्म इमरजेंसी के समय उसमें जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्षता उस समय जोड़ी गई। ये पुराने संविधान का हिस्सा नहीं थी। 1 साल अवधि बढ़ी, 77 में चुनाव हुआ, कांग्रेस का सफाया हुआ, इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई।
मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार 2.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकी, क्योंकि जिन घटक दलों ने, 4 बड़े दल थे, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस संगठन और भारतीय लोक दल, इन चारों ने जेपी के आह्वान पर जब इमरजेंसी हो गई, अखबारों पर बंदिश लग गई, तो इन्होंने मिलकर एक दल बनाया, जनता पार्टी नाम दिया। जनता पार्टी चुनाव लड़ी, जीत गई। उससे कुछ दिन बाद जेपी नहीं रहे। ये घटक दलों में तनाव बढ़ा, सरकार टूट गई, भारतीय जनता पार्टी बनी। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की वापसी हो गई। तो जेपी ने, जब भी इंदिरा गांधी ने कहा कि जेपी सत्ता बदलना चाहते हैं, तो जेपी ने हमेशा कहा कि हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की है। और व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में सत्ता बदल जाती है तो वह एक हमारा पड़ाव होगा आंदोलन का। तो आंदोलन के पहले पड़ाव पर ही व्यवस्था परिवर्तन ने दम तोड़ दिया, सरकार बदल गई। और जो तब छात्र नेता थे, आज भी बड़े बड़े पदों पर हैं, वो सभी बड़े बड़े पदों पर गए। जेपी के नहीं रहने के बाद इन लोगों ने जो अपना चरित्र प्रदर्शन किया, उसके कारण से लोगों का आंदोलन से मोह भंग हो गया। और 74 के बाद आज तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया। तो सवाल ये है कि जो आंदोलन के ध्वजाधारी थे, जब उनको दायित्व मिला तो वो कांग्रेस से भी आगे बढ़ के भ्रष्टाचार उन्होंने किया। तो भ्रष्टाचार का आंदोलन जिसमें जयप्रकाश जी ने नेतृत्व किया, आज पहले से अधिक प्रासंगिक है। और भ्रष्टाचार ही मेरा तो ये मानना है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में, राज्य में कुशासन है, उसका कारण भ्रष्टाचार है। देश में घुसपैठी आ रहे हैं तो बॉर्डर पर रहने वाले हमारे जो रक्षा करने वाले जवान हैं, 2000-5000 रुपये लेके देश में घुसा देते हैं। यहाँ आते हैं, उनका नाम से आधार कार्ड बन जाता है, पैसा देके उनके नाम से वोटर कार्ड बन जाता है, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये विदेशी है कि देसी है। तो भ्रष्टाचार कारण है इसका। और अब तो भ्रष्टाचार के इतने एक से एक बढ़कर नमूने सामने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री लोग जेल जा रहे हैं, कई लोग पकड़े जा रहे हैं। तो जितनी भी समस्याएं आज हैं, उनका कारण भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार अगर केवल नारा बना रहेगा कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, मेरी नज़र में दूसरा भ्रष्ट है और हमारे बगल में खड़ा वही काम करने वाला आदमी भ्रष्ट नहीं है, जब तक ये अंतर रहेगा और भ्रष्टाचार नारा के बदले निष्ठा नहीं बनेगा, तब तक तो जेपी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की सार्थक परिणति नहीं होगी। आज तो जनता तो देखती है कि एक तरफ बड़े बड़े प्रधानमंत्री सहित बड़े नेता भ्रष्टाचार की खिलाफत करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जेपी आंदोलन के समय की ही उपज है। उनका नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मगर जो खा चुके हैं वैसे लोगों को हम बगल में बैठा लेंगे, तो इस नारा पर तो देश का भरोसा नहीं होगा। और जब तक देश जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के इस नारे पर, इस उक्ति पर भरोसा पूरी तरह से नहीं करेगा, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे आप 400 पार पर कर जाएं या 500 पार कर जाएं पार्लियामेंट में। इसलिए आज सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। सरकार जनता से टैक्स वसूलती है, टैक्स वसूलने में भ्रष्टाचार है। टैक्स खजाना में जाता है तो बजट के माध्यम से उसको खर्च किया जाता है। खर्च करने की योजनाओं में भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार में पर सरकार नियंत्रण नहीं रख पा रही है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी भ्रष्ट आचरण करने लगी हैं सत्ता पर प्रभाव डालने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड उसका उदाहरण है। तो एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड में गलत निवेश का विरोध नहीं किया जाएगा और केवल भ्रष्टाचार का विरोध किया जाएगा, तो भ्रष्टाचार तो नहीं हट सकता है। हम लोग तो जमशेदपुर में कदम कदम पर देख रहे हैं। बिरसा नगर, कदमा, सोनारी में जो सरकारी ज़मीन है, वह सरकारी अमला फैला के सामने बेच दी जाती है, सौदा हो जाता है, आप देखते रहते हैं। और जिन गरीबों ने बस्ती बनाया है, वे छप्पर बदलते हैं तो सामने आके पुलिस खड़ा हो जाती है। इसलिए जमशेदपुर में मैं कहता हूँ
कि सरकार का थानेदार, टाटा स्टील का तहसीलदार और मोहल्ले का रंगदार, ये तीनों मिल के ज़मीन का धंधा कर रहे हैं। और मेरे जैसा आदमी रोज़ फ़ोन करता है, लिखता है, हम लोग ही विफल हो जाते हैं इसमें। तो आँखों के सामने सरकार के निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो डिलीवरी पॉइंट है जहाँ से सरकार के बजट के पैसा डिलीवर जनता तक होता है, वो डॉक्टर है, चाहे मास्टर है, इंस्पेक्टर है, सीओ है, वीडियो है, वहाँ जो भ्रष्टाचार साफ साफ रोज़ दिखाई पड़ रहा है। तो हम कैसे कहें कि आज जेपी का आंदोलन प्रासंगिक नहीं है? जब तक भ्रष्टाचार रहेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश के कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, आम जनता इससे परेशान होगी। और आज भी भ्रष्टाचार का सबसे शिकार आम जनता है। जो गरीब गुरबा हैं, कमज़ोर हैं, वो ज़्यादा हैं, उनकी बोलती बंद है। वो सामने देखते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है मगर कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आज प्रकाश जी का जो आंदोलन है संपूर्ण क्रांति का, व्यवस्था परिवर्तन का, वो पहले से अधिक प्रासंगिक है। आप ही बता दीजिए कि किसी बाकी दूसरे देशों में ऐसा, अमेरिका है, जापान है, वहाँ क्यों नहीं ऐसा होता है कि यहाँ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था गलत तरीके से, गलत रास्ते से काम कर रही है। जेपी इसी व्यवस्था को बदलने की बात करते थे। आप एक सिस्टम बना दीजिए और सिस्टम को लागू करिए। अब उस सिस्टम में अगर हमारा नज़दीकी है तो उसके लिए थोड़ा हम छूट दे देंगे, तब तो सिस्टम चलेगा नहीं। इसलिए आज हर मामले में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार निचले स्तर तक चला गया है। जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसी की चलती है। मंत्री लोग हैं, हम तो कहते हैं कि विधानसभा में मैंने पिछले 4.5 वर्षों में दर्जनों सवाल किए, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो गए। स्पीकर ने निर्देश दे दिया मगर कानूनी कार्रवाई करने वाला कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कितने मुकदमे ऐसे हैं जो बड़ी संगीन हैं मगर थानेदार उसमें कार्रवाई नहीं करता है। 60 दिन के भीतर आपको चार्जशीट जमा करना पड़ता है। अब थाना जमा नहीं करता है, 60 दिन में अपराधी की जमानत हो जाती है। तो आज जो भी सरकारी तंत्र है, इसका भ्रष्टाचार जनता को सबसे अधिक अखड़ रहा है और जनता इससे त्रस्त है। इसलिए आज ज़रूरत है कि एक जेपी आंदोलन की तरह की आवाज़ उठनी चाहिए। ठीक है, उसी की नकल हो जाएगी ये नहीं कहा जा सकता है, मगर जो देश की या इस राज्य की युवा पीढ़ी है, जिसके हितों पर सबसे अधिक कुठाराघात भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, वो सोचे विचारे। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें विचार करके अपनी भूमिका तय करे, तभी हम कह सकते हैं कि ठीक है, हम पूरा दूर नहीं करेंगे मगर अंकुश तो लगेगा, लगाम तो लगेगा। मंत्री कोई हो गया तो छूटकर अपने इलाके में सरकारी ज़मीन बेचवा दे रहा है, टाटा स्टील की ज़मीन को कब्जिया ले रहा है। कोई कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया तो अपने इलाके में वो ज़मीन घिरवा ले रहा है, अपने रिश्तेदारों से खाली ज़मीन पर घर बनवा दे रहा है। तो शासन में जो प्रभावी लोग हैं ये भ्रष्टाचार का पालन पोषण करेंगे तो जनता को कम से कम ऐसे चेहरों को तो देखना चाहिए। चलो, जेपी के जैसा कोई विराट नेतृत्व नहीं है, प्रधानमंत्री को जितना समर्थन इस देश ने दिया है, वे अगर भ्रष्टाचार के मामले में तेरा मेरा नहीं करें और एक समान मापदंड अपनाएं तो जेपी की तरह का दूसरा व्यक्ति तो उभर सकता है, खड़ा हो सकता है और भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। अभी चुनाव तक देखना है, क्योंकि राजनीति भी चलती है और रणनीति भी चलती है, मगर पूरी राजनीति ही रणनीति पर आधारित हो जाए तब तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजनीति है, उसके भीतर एक रणनीति का तड़का कहीं लग गया, छेवक लग गया, उतना तक चल सकता है। इसलिए आज ज़रूरत है आम जनता को ये बात समझने की। आज फैक्ट्रियों में जितने अस्थाई लोग हैं उससे अधिक ठेका मजदूर काम कर रहे हैं। नियम है कि जो अस्थाई प्रकृति का काम है वह अस्थाई ठेका मजदूर नहीं करेगा। काम कर रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट हमारा सामने पड़ा हुआ है,
इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे नियम कानून ताक पर हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं। और 8,000 10,000 रुपये में वो बेचारा नौजवान खट रहा है, काम कर रहा है। इनकी आवाज़ जब भी उठती है तो लगता है किसी को दिलचस्पी ही नहीं है। तो यही हालत रही तो पूरी की पूरी नौकरियां ठेका पर हो जाएंगी, मतलब तानाशाही हो जाएगी, गुलामी हो जाएगी, कोई नियम कानून नहीं रहेगा। अभी हमारे पास 3 लड़कियां आई थीं, इनका कहना है कि हमने टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस किया, हम लोगों को हटा दिया। ये चाहती हैं कि केवल हमारी गलती क्या है ये बता दो, मगर मेरे जैसा व्यक्ति भी टाटा स्टील से ये नहीं जान सकता है और प्रशासन की भी कोई रुचि नहीं होगी कि इन बच्चियों को आपने क्यों हटाया। ये भ्रष्टाचार है एक तरह का। तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, सरकार के भीतर भ्रष्ट आचरण रहेगा तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए आज सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है और लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को आगे रखना चाहिए। कसम खाएं, एफिडेविट करें उम्मीदवार कि साहब हम जो हो गया, आगे से भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज 50 साल पूरा हो गया 18 मार्च 2024 को जेपी के आंदोलन का। तो 1 साल तक तो इस आंदोलन की बरसी चलनी चाहिए। आज हम लोग एक छोटा प्रोग्राम किए हैं, जो साथी अभी जीवित बचे हैं और जिनसे संपर्क है उनको सम्मानित किया जाएगा। 5 जून आगे और भी तिथियाँ होंगी, ये कार्यक्रम होंगे। मुझे तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हमारे जेपी आंदोलन की उपज हैं, वो भी आंदोलन में शामिल थे। तो शताब्दी वर्ष जैसे घोषित किया गया है कि ये संघ का शताब्दी वर्ष अगला वर्ष है, तो उसी तरह से वर्तमान वर्ष को जेपी आंदोलन की स्वर्ण जयंती वर्ष घोषित करके और जेपी आंदोलन के मुद्दों के बारे में प्रतिबद्धता दोहरानी चाहिए, निष्ठा दोहरानी चाहिए। नारा तो लग जाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मगर निष्ठा जब तक नारा पर प्रभावी नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं होगा, जेपी आंदोलन के मुद्दे भी ऐसे ही बने रहेंगे।